अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और फैसला आप तक पहुंच चुका होगा। काजी साहब ने आज सारा दिन दौड़ें लगवाई हैं, पूरा हफ्ते का दिन पूरा ख़राब किया है। और वो भी खैर कहते हैं कि मेरा भी वीकेंड ख़राब हुआ है और मेरे साथियों का भी ख़राब हुआ है। और वैसे बात यह है कि सबसे ज़्यादा ख़राब जो है वो पीटीआई का वीकेंड हुआ है, जो उनके साथ हुई है। अल्लाह किसी के साथ ना हो। जो बल्ले का निशान उनको नहीं मिल सका। अभी तक वो, अभी से कुछ देर पहले तक वो उम्मीद से थे। हम आज इसी पर बात करेंगे और ओवरऑल हमारा जो आज का टॉपिक है वो यही है, बल्ले के हवाले से कि बल्ला उनको क्यों नहीं मिल सका, बाकी जो जमातें हैं उन पर इस तरह से इतराज़ क्यों नहीं आया। और फिर ये है कि रूल ऑफ लॉ इम्पॉर्टेंट होता है या डेमोक्रेसी इम्पॉर्टेंट होती है। ये दोनों इशू जो हैं वो बड़े सीरियस होते हैं। और फिर ये है कि पीटीआई के लिए आगे हल क्या है, आगे रास्ते क्या हैं। तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, वही आपको रिमाइंडर के साथ कि प्रोग्राम अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन उसका जब सब्सक्राइब करते हैं तो फिर नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन आता है, आप उसको टर्न ऑन करें। और लाइक तो आपने करना ही करना है। तो नाजरीन, आपने फ़ैसला मेरे ख्याल है कि किसी न किसी शक्ल में थोड़ा बहुत आप तक पहुंच चुका होगा कि काजी मैं अक्सर हुसैन अहमद मरहूम का जिक्र वो आ जाता है। काजी फ़ायज़ ईसा ने अभी फ़ैसला सुना दिया है जो 3 रुकनी बेंच का था, और उसमें उन्होंने बताया कि ये मामला कब से चल रहा था। ये 2022 से मामला चल रहा था। और अगर मैं थोड़ा सा आपको और पीछे ले जाऊँ तो असल में ये 2021 से मामला चल रहा था। 2021 में उस टाइम पीटीआई अपने जोबन पर थी और उस टाइम 1 पेज कायम था। उस टाइम इलेक्शन कमीशन ने इनको पहला नोटिस भेजा था कि जनाब आपने अपने आइन में लिखा हुआ है कि 4 साल बाद आपने इलेक्शन कराना है, आप अपना इलेक्शन करा लें। इन्होंने कहा जी कि नहीं, नहीं कि साडा आइन जड़ा है, नहीं कि तुसां पढ़िया ज़्यादा या असम पढ़िया है। फिर इलेक्शन कमीशन ने, जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास अपनी कापी जमा कराई हुई थी, वो इनको दिखाई कि भाई आपने 4 साल लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने कहा जी कि हमें टाइम चाहिए, कोरोना की वजह से हम लेट हो रहे हैं, हमें 1 साल चाहिए। इलेक्शन एक और जो नुक्ता आपने याद रखना है, आगे हमारी गुफ्तगू में इसने बड़ा इसका बार बार जिक्र आना है, और वो ये है कि इलेक्शन कमीशन किसी को 5 साल से ज़्यादा का टाइम नहीं दे सकता इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से। तो उन्होंने 1 साल इनको मज़ीद टाइम दे दिया। कब? जून 2022 तक इनके 25 जो 5 साल हैं वो कंप्लीट हो रहे थे। तो लेकिन ये है कि आगे जो इन्होंने इलेक्शन कराए उस पर फिर कोई इतराज़ आ गया, फिर उससे मामला चल रहा था। अब यह है कि इलेक्शन कमीशन के पास यही इख्तियार रह जाता है कि अगर कोई पार्टी इलेक्शन नहीं कराती, और इलेक्शन कैसे कराने हैं, जो पार्टी ने अपना आइन बनाया हुआ है, यानी कि अपने आइन की रोशनी में, यानी कि इसमें इलेक्शन कमीशन के ब्रॉड पैरामीटर हैं, लेकिन जो इलेक्शन का तरीकाकार है वो आपने अपने आइन में जिक्र किया हुआ है। तो जो पीटीआई पर एतराज़ आज तक आ रहा है वो यही आ रहा है कि जो आपने अपना आइन बनाया हुआ है, आप उसके मुताबिक इलेक्शन कराने के पाबंद थे, आपने उस तरह भी नहीं कराए। तो मामला उस टाइम से इनका चल रहा था। अब इलेक्शन कमीशन के पास एक ऑप्शन होता है, वो ये है कि जब आपने फिर इंतहाबी निशान का मरहला आना है, इलेक्शन आने हैं, तो तुहानू उस टाइम फिर इंतहाबी निशान नहीं मिलेगा। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई बंदा डिफ़ाल्टर हो सकता है वो 4 साल डिफ़ाल्टर रहे। जब इलेक्शन आने हैं तो पहले उसका डिफ़ॉल्ट क्लियर होगा, तो तब वो इलेक्शन में उसको पार्टिसिपेट करेगा, उसके बगैर नहीं कर सकता। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके हवाले से भी ये चीज़ इम्पॉर्टेंट थी। तो लिहाजा ये मामला कब से चल रहा था इफ़ेक्टिवली, यानी कि रिमाइंडर पहले दिया 2021 में, 2022 के बाद जो है इनका टाइम ख़त्म हो चुका था। लेकिन तब से, यानी कि इलेक्शन कमीशन 5 साल से ज़्यादा किसी को टाइम नहीं दे सकता, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इनको 5 साल से भी ज़्यादा टाइम दिया कि 2 दफ़ा इनको चांस दिए कि आप अपना इलेक्शन का प्रोसेस जो है ठीक करें। तो उसमें जो कि नहीं हो सका, और फाइनली आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने उनका जो इलेक्शन है उसको कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन को कलअदम करने का मकसद ये था कि भाई तुहानू इंतहाबी निशान नहीं मिलेगा। तो लिहाजा उसके खिलाफ ये आगे उधर गए पेशावर हाई कोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट ने इस चीज़ पर बात नहीं की कि इनके इलेक्शन ठीक थे या नहीं। उन्होंने टेक्निकली एक रिलीफ दिया पार्टी को, और वो दिया, उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। अब ये तय नहीं है कि भाई इलेक्शन कमीशन की अगर ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो हाई कोर्ट वाले तो ज्यूरिसडिक्शन है, हाई कोर्ट की भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का रेगुलेटर है, तो लिहाजा अगर उसके पास रेगुलेट करने की कैपेसिटी नहीं होगी वो नहीं कर सकता वो अपना काम नहीं कर सकता। तो उधर से मामला होता होता सुप्रीम कोर्ट आ गया।
अब यह है कि उस दौरान और भी पार्टीज़ हैं कि जो डी नोटिफाई हो गई, यानी कि जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही। अच्छा, उसमें एक पार्टी है एएनपी। एएनपी को जुर्माना लगा, कितना लगा? 20,000। एएनपी ने क्या नहीं कराया? एएनपी का भी अपना टाइम था कुछ 4 साल के अंदर इलेक्शन कराने का, वो नहीं करा सके। लेकिन उन्होंने टाइम मांगा है और इलेक्शन कमीशन उनको टाइम दे सकता है। वो किस तरह दे सकता है? क्योंकि वो 5 साल, मैंने आपको पहले बताया था कि 5 साल से ज़्यादा अरसे का टाइम नहीं दे सकता। अब एएनपी के पास जो है वो टाइम है, एक चीज़। दूसरी चीज़, अब यह है कि जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी शहबाज शरीफ की, इन्होंने इलेक्शन लॉ में अमेंडमेंट की। उस अमेंडमेंट के बाद जो है, उससे पहले एक ऑप्शन था कि अगर कोई पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं कराती तो आप उसको जो है इंतहाबी निशानी देंगे। जब इन्होंने इलेक्शन लॉ में तरमीम की एक्सक्यूज़ मी, तो उसके बाद यह है कि आप फ़ाइन कर सकते हैं, या तो उसको वैसे ही आउट कर दें, दूसरा ये है कि फ़ाइन कर दें। अब इसमें आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि यार पीटीआई वाले ने फ़ाइन कर देते। पीटीआई का मामला जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2022 से चल रहा था, तो जो इलेक्शन लॉ में तरमीम हुई उससे पहले का इनका केस जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास था, और वो उससे पहले लॉ के तहत ही ट्रीट होना था। तो लिहाजा ये है कि फाइनली वही हुआ जो आपके सामने है। अब मसला ये है कि पीटीआई के साथ भी ज़्यादती हो रही है, और वैसे पीटीआई ने भी किसी को नहीं छोड़ा, यानी कि इन्होंने भी जिसके साथ जितनी ज़्यादती हो सकती थी, इन्हें तुन के अपने बंदे, हर बंदे ने खिलाफ किया है। कि जिसके पास कोई बंदा, इवन जो जिन को गालियाँ निकालते रहे हैं, अब यह है कि वो इनके साथ जो भी इनसे बदला ले रहे हैं वो एक दायरे के अंदर रहते हुए ले रहे हैं, और इन्होंने कोई गुंजाइश भी नहीं हुई उनके लिए छोड़ी हुई। ठीक है, तो अब यह है कि एक तरफ आपने कानून पर अमल दरामद नहीं किया। मैंने आपको याद है कि पहले भी एक वीलाग में बताया था कि अगर कानूनी तरीक़ाकार पे गए तो पीटीआई पर जो है वो कोई उनको रिलीफ नहीं मिल सकता। अगर मिला तो उसका एक ही सबब हो सकता है कि तरला ग्राउंड, कि सर जी माफ़ कर दो, कोई हल कर दो। ठीक है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अब ये है जी कि एक और सवाल आता है जी कि जो नून लीग है उस पर तो कभी इतराज़ नहीं आया। भाई उसमें मैं आपको दो जवाब देता हूँ। एक तो ये है कि ये जो बाकी पार्टियाँ हैं ना, इनके अपने मसाइल अपनी जगह पर, लेकिन ये सिस्टम के अंदर रहना इन्होंने सीख लिया हुआ है। उसका ये है कि जो एक ज़रूरी चीज़ें हैं, जो बेर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं इलेक्शन कमीशन से अपना इंट्रा पार्टी इंतखाबात को की मंजूरी के लिए वो सारे काम वो कर लेते हैं। उधर भी बंदे अनअपोज होते हैं, इधर भी बंदे अनअपोज होते हैं। एक और फ़र्क जो था वो ये था कि उधर अनअपोज जो हुए, बिला मुकाबला हुए, उसके ख़िलाफ़ कोई शिकायत में नहीं गया। पीटीआई के केस में ये हुआ कि जो लोग बिला मुकाबला मुंतखब हुए, उन्हीं के पार्टी के लोग वो शिकायत में चले गए। उन्होंने कहा जी कि हम कंटेस्ट करना चाह रहे थे, हमें नॉमिनेशन पेपर नहीं दिए गए। ठीक है, अब यह है कि पीटीआई को या तो चाहिए था कि उन लोगों को पैसिफाई कर लेती, कि उनके खिलाफ कोई जो है इलेक्शन कमीशन के पास ना जाता, या अगर इनको इस पे इतराज़ है जी कि बाकी जो पार्टियाँ हैं, जो बड़ी पार्टियाँ, उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन हुआ, आप उधर से को बंदे तलाश करके उधर से खड़े कर दें, या आप इतराज़ ले आएँ, आप बताएं जी कि टेक्निकली हमारे वाला काम जो है नून लीग ने किया था या पीटीआई ने किया था, आपने उनको सज़ा क्यों नहीं दी, तो फिर भी बात है। अब कोटा तो नहीं है कि आपको सज़ा हो रही है तो दूसरे ने अगर कोई जो एक बेर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी भी की हैं तो उनको सज़ा हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा मेरे ख्याल है कि अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है। अब यह है जी कि नेक्स्ट इसमें पॉइंट ये आता है कि एक जो बड़ी डिबेट चल रही है ना इस टाइम पूरी दुनिया में, मसलन अमेरिका में ख़ास तौर पे, उधर भी एक इमरान खान मौजूद हैं ट्रंप की शक्ल में, तो अब ट्रंप पॉपुलर भी बहुत है। अब उधर सवाल ये आता है जी कि एक तरफ रूल ऑफ लॉ है, दूसरी तरफ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी जो है वो विल ऑफ पीपल की भी बात करती है, रूल ऑफ लॉ भी डेमोक्रेसी का हिस्सा है वैसे। ठीक है, अब क्या अगर किसी बंदे के पास मेजॉरिटी है तो क्या उस पर कोई लॉ अप्लाई नहीं होता? ठीक है, अगर वो यही समझते हैं कि उन पर लॉ अप्लाई नहीं होता तो इसका मतलब है कि फिर हम जमहूरियत से आमरीत की तरफ जा रहे हैं, हम जो है इनके कुछ लोगों के लिए कानून ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, तो जो डेमोक्रेसी होती है उसमें हर एक को कानून के सामने झुकना पड़ता है। तो एक रूल ऑफ लॉ भी इम्पॉर्टेंट है, और बाकी जो अगर डेमोक्रेसी इम्पॉर्टेंट है, और इसमें मेरा ख्याल है कि पीटीआई को चाहिए था कि वो एक कानून पर अमल करके, अपने बनाए हुए कानून पर अमल करके वो एक ज़िंदा एक एग्जाम्पल कायम करती कि हम भी
कानून के ताबे हैं और हमने इनके जो एक इलेक्शन की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की हैं। अगर आप अपनी पार्टी में लोगों को नॉमिनेशन पेपर नहीं दे सकते तो फिर आपको तो दूसरों पर भी इतराज़ नहीं होना चाहिए कि जनरल इलेक्शन में नॉमिनेशन पेपर नहीं मिल रहे। यानी कि जितना इख्तियार आपको है, यानी कि आपने उधर जो कुछ मनमानी कर सकते थे वो कर रहे हैं। जो जनरल इलेक्शन में जो आपका इतराज़ आता है उधर भी जिनकी मनमानी करने की पोजीशन में है वो उधर कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि इस केस की कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। हाँ, लोगों की हमदर्दी आप ले रहे हैं, मेरिट इसमें नहीं आ रहा। यानी कि मेरिट पर अगर आप जिधर भी बात करेंगे ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी कि आपने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। और कब से मारी है? 2022 से आपको वार्निंग दे रहे हैं, अभी 2024 आ गया है। 2023 के दिसंबर में जाके आपने फाइनली एक सियासी खुदकशी की है। यानी कि उससे पहले अगर पूरी दुनिया आपके खिलाफ साजिशें कर रही थी, आप कम से कम ये तो कर सकते थे कि आप अपने इलेक्शन ही ठीक करा लेते। अगर आप इलेक्शन ठीक ना कराएं और दूसरों को कहें जी हमें तो साल पहले से पता था कि हमें बैट नहीं मिल रहा, भाई आप उनको अपॉर्चुनिटी क्यों देते हैं? ठीक है, अब यह है कि एंड पे क्या पीटीआई के पास चांसेस क्या है, यानी कि हम उस पर बात कर लेते हैं। तो आज दिन तक तो इसी तरह लगता था कि जैसे वो पीटीआई नज़रियाती वाले जो हैं उनके साथ इनके को मामला तय हो गए हैं और ये उधर से इलेक्शन लड़ लेंगे। लेकिन वो पता नहीं उनको भी किसी ने सिक्रू किया है। पीटीआई नज़रियाती वाले को मामला तो पहले भी उनके साथ ठीक नहीं थे इनके, लेकिन अभी जो जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसमें ऐन मुमकिन है कि उन पर भी कोई प्रेशर आया, वो इस चक्कर में भाग गए हैं। अब ना ये पीटीआई नज़रियाती के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ सकते हैं। हमने पिछले वीलाग में जिक्र किया था इनके 3 ऑप्शन थे, एक पीटीआई नज़रियाती, एक वो मौलाना शरानी जो जेयूआई के हैं, फजल रहमान की पार्टी के थे पहले, अब उन्होंने अलग से पार्टी बना ली है, एक वो हैं, और एक और है कोई एक फ़िका जाफरिया वाले हैं, उनकी एक पार्टी है। तो क्या ये 2 पार्टियां जो हैं क्या इधर से ये कंटेस्ट करेंगे या एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है वो उनका प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे? मुझे नहीं आइडिया, मेरे ख्याल अब मुमकिन भी नहीं रहा, क्योंकि कल सुबह 11 बजे तक जो है ना इलेक्शन सिंबल अलाट होने हैं। तो अब इनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं रही। अगर ये करते भी हैं तो मेरे ख्याल है कि वो अधपचदा काम होएगा, यानी कि कोई एक हाफ बेक्ड अटैम्प्ट होगी। इसको फुली तरीके से कर नहीं सकते। तो अब पीटीआई जो है वो बैट के बगैर भी और बल्लेबाज के बगैर इलेक्शन में जाएगी। और जो है ना नताइज सबके सामने हैं जो इनके साथ होना है, जो सूरत हाल बनी हुई है। ओवरऑल कोई ऐसा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लेकिन मैं एंड पे आपको ये ज़रूर बात करूँगा कि पीटीआई को बहुत ज़्यादा हमदर्दी की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम पीटीआई को इस्लाह की भी ज़रूरत है। पीटीआई को अपने अंदर झांकने की भी ज़रूरत है कि जिस नौबत में हम अभी आए हुए हैं, जिस नौबत में पीटीआई पहुंची हुई है, इस पर कभी डिस्पैशनेटली सोचने की ज़रूरत है कि इसमें पीटीआई का अपना कितना किरदार है। तो नाजरीन, नेक्स्ट वीलॉग के लिए मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट वीलॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।